नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे? कंजक्शन। ठीक है, अभी हिंदी में एक सेंटेंस बता रहा हूँ, उसी से मिलता जुलता इंग्लिश में नियम कानून है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। मैं बोल रहा हूँ पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एग्ज़ाम आए और तुम जॉबलेस रहो। फिर ठीक, अब एग्ज़ाम नहीं आ रहा करके पढ़ नहीं रहे, और आ जाएगा तो इतना तैयारी है क्या कि निकाल लोगे नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि भैया पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो जाए। ठीक है, तो जो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, ठीक है, कहीं गलती ना हो जाए, ऐसे वाला जो वर्ड्स हैं उसके लिए अंग्रेजी में बोलते हैं लेस्ट। क्या? लेस्ट। लस्ट नहीं, लेस्ट। ठीक है, लेस्ट। और इसके आगे लगता है शुड, भले थोड़ा सा अटपटा लगता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए के लिए लेस्ट लगता है, इतना ध्यान रखना। ठीक, कहीं ना। और आगे लगता है शुड, सुनने में भले अजीब सा लगता है, पढ़ने में अजीब सा लगता है, लेकिन सही यही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट नियम लिखना, लेस्ट डैश डैश के आगे क्या लगता है? शुड। तो ये लेस्ट का तात्पर्य यहां पे होता है ऐसा ना हो जाए कि, या इससे मिलता जुलता कोई शब्द है, ऐसा ना हो जाए कि, या ऐसा ना हो, इस टाइप के शब्द रहेंगे, तो उसके लिए यूज होता है लेस्ट। यहां पे लिखना ताकि। ठीक है, ताकि ना, ये लिखना। क्या हो गया लीना मैडम? अच्छा, तो शक कर रहे थे भाभी ऊपर। ठीक, लेस्ट के बाद क्या लगेगा? शुड लगेगा। ठीक, ये किस टाइप के सेंटेंस की बात कर रहा हूँ? ऐसा ना हो जाए कि इस, हाँ? अब मैं बोल रहा हूँ कि मेहनत कर लो, है ना, नहीं तो क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। कहीं ऐसा ना हो जाए फेल हो जाए, तो उसको दो तरीके से बोल सकता हूँ। वर्क हार्ड, मेहनत कर लो, वर्क हार्ड, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो वहां पे नहीं तो वाले के लिए अदरवाइज यूज करते हैं, अदरवाइज यू विल फेल। लेकिन मैं अदरवाइज यूज ना करके वो लेस्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फेल हो जाए। नहीं तो ना यूज करके कहीं ऐसा ना हो जाए वाला वर्ड यूज कर रहा हूँ, ताकि लेस्ट का नियम आपको बता सकूं। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्क हार्ड। ठीक है, लेस्ट, LEST, लेस्ट यू विल फेल। बताइए क्या होगा? लगने में ये सेंटेंस सही ना होगा कि भैया कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम फेल हो जाओ, या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, यू विल फेल, ऐसा लगेगा कि सही है, लेकिन क्या लगेगा? वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड फेल। अब सुनने में भले अजीब लगेगा, यार तुम्हें फेल हो जाना चाहिए, ऐसा टाइप से कुछ बोलना चाह रहा है क्या? नहीं, ताकि तुम फेल ना हो। ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि तुम फेल हो जाओ। ठीक है, तो यहां पे क्या लगेगा? शुड। वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड फेल। शुड नॉट भी नहीं होगा ना, तो इसका मतलब ये कि ऐसा ना हो जाए कि तुम फेल हो जाए, तो ना वाला वाला पहले लिख लिया, तो डबल जबरदस्ती यहाँ पे नॉट नहीं घुसाना। वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है, लेस्ट यू शुड फेल, इसी को और लिख लेना, लेस्ट यू शुड नॉट फेल। ये भी लिख के इसको गलत करना, ताकि आपके हमेशा ध्यान में रहे कि भैया नेट नॉट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अरे ये मतलब ही इसका वर्ड का यही है कि कहीं ऐसा हो जाए कि ना तुम, मतलब ना तुम फेल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम फेल हो जाओ। तो पहले ही ना जुड़ चुका है, इसलिए जबरदस्ती डबल नॉट नहीं लगाना।
ठीक है। ठीक, ध्यान रहेगा, ये शुड को नेगेटिव ट्रेन में ही बोलते हैं, तो जबरदस्ती नॉट डबल नॉट नहीं लगाना है। तो इसमें नियम में क्या सीखे, पहला लेस्ट के साथ हमेशा क्या रहेगा, शुड रहेगा, और दूसरा शुड के बाद नॉट नहीं लगेगा, मतलब ना की भावना ही आ रही है। ठीक है, एक और सेंटेंस देता हूं, रन फास्ट, थोड़ा जल्दी दौड़ो, लेस्ट यू मे नॉट मिस द ट्रेन, थोड़ा जल्दी भागो, जल्दी दौड़ो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम अपना ट्रेन मिस कर दो। जल्दी भागो, रन फास्ट, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम अपना ट्रेन मिस कर दो। ये सेंटेंस में सही गलत कहाँ पे, मे की जगह क्या लगाऊं, गलत, मे नॉट के जगह शुड लगाना है, नॉट है ना, हाँ सही बोले, सुनो नहीं सही बोले, ठीक है। रन फास्ट लेस्ट यू शुड, तो ये मे नॉट है ना, इस नॉट को भी इंक्लूड कर लेना, शुड क्यों नॉट नहीं लगा रहे भैया, उसका बोलने का तात्पर्य यही लेस्ट वाला दिया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ट्रेन छूट जाए, तो छूट जाए, मिस द ट्रेन, ना कि नॉट मिस। ठीक है, तो लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट नियम अच्छा है, लिखना, डाउट या डाउटफुल, डाउट या डाउटफुल के साथ डैश 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 इफ या वेदर लगेगा, इफ या वेदर लगेगा। डाउट या डाउटफुल के साथ कभी कभी दैट भी लगता है, लेकिन कब कब, जब अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस रहे, कौन सा सेंटेंस रहे, पॉजिटिव टाइप का, ठीक है, या इसको एफर्मेटिव भी बोलते हैं, अफर्मेटिव। लेकिन अगर कोई नेगेटिव या इंट्रोगेटिव रहे, नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य रहे, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव रहे, इंटेरोगेटिव रहे, तो डाउट या डाउटफुल के बाद हमेशा क्या लगेगा, दैट लगेगा। ठीक है, इसका यूज देखना, देखो ये अच्छा रूल है और यहाँ पे गलती होती है। क्या बोल रहा हूँ, सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा और डाउट या डाउटफुल यूज हो गया, ठीक है, मुझे शक है, ठीक, ऐसे टाइप का बोलूँ मैं, है ना, मुझे शक है या दुविधा में हूँ, तो वो डाउट या डाउटफुल, ठीक, के बाद या तो इफ लगता है या वेदर लगता है, इफ या वेदर दोनों लगा सकते हो, कभी वेदर और इफ में भी डिफरेंस है, उसको देख लेंगे, चर्चा करेंगे। और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो डाउट या डाउटफुल के बाद क्या लगेगा, दैट लगेगा। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पे यहीं पे सेंटेंस सकता हूँ, आई डाउट, आई आई डाउट दैट इफ शी विल मैरी मी, बताओ, डाउट दैट इफ की वेदर, बताइए,
इफ आएगा, वेदर नहीं आएगा, दैट आएगा। अरे अब भी बताया भैया, डाउट या डाउटफुल वर्ड लगा हो, है ना, या ये आई डाउट भी लिख सकते हो या आई एम डाउटफुल। आई एम डाउट ऐसे नहीं होता, आई एम डाउट नहीं, या तो आई डाउट या आई एम डाउटफुल, मैं दुविधा में हूँ या मैं शक कर रहा हूँ, ऐसा आई एम डाउटफुल। ठीक, दोनों तरीके से इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है ये बताओ मेरे को। आई डू नॉट डाउट ऐसे तो नहीं बोला, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कोई इसमें दुविधा नहीं है, तो ऐसे नहीं तो नहीं बोल रहा, तो नेगेटिव सेंटेंस तो है नहीं। या प्रश्नवाचक पूछ रहा हूँ क्या, क्या मैं वो क्या वो शादी करेगी ऐसा कुछ पूछ रहा हूँ क्या, प्रश्नवाचक है क्या, नहीं है। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तो है नहीं, तो क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है और डाउट, तो फिर डाउट या डाउटफुल के बाद क्या लगता है, इफ लगता है या फिर वेदर लगेगा, या तो इफ लगेगा या वेदर लगेगा। चलो हाँ 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 ठीक है, चलिए। रामेश सर बोल रहे हैं थोड़ा लेट आऊँगा, तो आज पूरा कंजक्शन खत्म। आई डाउट दैट कि इफ की वेदर, इफ या वेदर, ठीक है, दैट नहीं लगेगा, ठीक है। इफ या वेदर लगेगा, क्या हो गया, हाँ दुर्गा की समस्या है, क्या समस्या है, कहाँ समस्या है दुर्गा बताओ। ये शादी करने नहीं करने वाले में कुछ दिक्कत आ रहा है, ठीक है। आई डाउट दैट कि इफ शी विल मैरी मी, आई डाउट इफ शी विल मैरी मी या वेदर शी विल मैरी मी। इसी को मैं ऐसे लिख दूं, आई डोंट डाउट, कोई दुविधा नहीं है, कोई शक नहीं, आई डोंट डाउट इफ की वेदर की दैट, ठीक है, कोई भी नाम ले लो, टीना विल मैरी मी, बताओ। इंग्लिश से मोह भंग हो गया, इंग्लिश से मोह भंग हो गया, तो तामेश सर की क्लास पसंद आ रहा है। यहाँ पे क्या लगेगा बताओ, आई डोंट डाउट, अब ये क्या नेगेटिव है पॉजिटिव है इंट्रोगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव के बाद डाउट या डाउटफुल आया तो क्या लगता है, दैट लगता है, तो इफ नहीं लगेगा, वेदर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, दैट लगेगा। अच्छा, इफ और वेदर में भी डिफरेंस बता दे रहा हूँ। वेदर समझ लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो खुद की नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, वेदर आई विल बी एबल टू डू और नॉट, ठीक, तो ये डू और नॉट, वेदर आई विल बी एबल टू डू और नॉट, कर पाऊंगा कि नहीं, दोनों वर्ड यूज किया, वेदर आई विल बी एबल टू डू और नॉट, तो और लगा या कर पाऊंगा या नहीं, तो जब ये दो वर्ड यूज करूँ ना तो वेदर ही यूज करना पड़ता है, वेदर। और अगर इफ यूज करूँ, आई एम डाउटफुल, या अगर मेरे को शक है कि मतलब मेरे को यकीन नहीं है या जैसे दुविधा में हूँ कि मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इफ आई विल बी एबल टू डू और नॉट, तो यहाँ पे इफ यूज नहीं होगा, इफ आई विल बी एबल टू डू, बस इतना बोल के छोड़ देना है, तो उस सेंटेंस में समझ आ जाएगा कि इफ आई विल बी एबल टू डू मतलब कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, हिंदी में इसका अर्थ होगा भले, लेकिन और नॉट वर्ड यूज नहीं करते, अगर और नॉट वर्ड यूज किए हो तो आपको वेदर ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें दो वर्ड यूज करते हैं, वेदर वाले में, इफ वाले में सिंगल, तात्पर्य वही रहता है, ठीक। वेदर को सिंगल में भी लगा सकते हैं, डबल में भी लगा सकते हैं, लेकिन इफ को केवल और केवल सिंगल भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मेरे को जैसे ये सब वर्ड यूज कर रहे हैं, आई एम डाउटफुल कि वो शादी करेगी कि नहीं करेगी, तो करेगी कि नहीं करेगी ये बोलना चाह रहा हूँ ना, बट मैं यहीं पे बोल के रुक गया, शी विल मैरी मी। अगर मैं लिख दूं शी विल मैरी मी और नॉट, खाली शी विल मैरी मी तक लिख रहा था तो इफ भी लग सकता था, वेदर भी लग सकता था, और इसका तात्पर्य वही निकल के आ रहा है कि वेदर शी विल मैरी मी मतलब वो करेगी कि नहीं करेगी, शादी करेगी कि नहीं करेगी, यही हिंदी में अर्थ है। लेकिन इंग्लिश में जबरदस्ती और नॉट अगर मैं लगा दूं, ठीक है, इफ शी विल मैरी मी और नॉट या वेदर शी विल मैरी मी और नॉट, तो और नॉट लगा दिया ना, डबल मैरी मी और नॉट, तो अब यहाँ पे इफ नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ वेदर लगेगा। तो इफ और वेदर के बीच वो डिफरेंस है, आपको उसको ध्यान रखना है, ठीक है।
अब एक इंट्रोगेटिव वाला भी देख लेते हैं। यहाँ आई डोंट डाउट नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव के बाद इफ और वेदर नहीं लगता, क्या लगता है? दैट लगता है। आई डोंट डाउट दैट शी विल मैरी मी, या दैट टीना विल मैरी मी। मेरे को कोई शक नहीं है कि टीना शादी करेगी कि नहीं करेगी, शादी करेगी कि नहीं करेगी। दैट टीना विल मैरी मी और नॉट, या और नॉट नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लगना चाहिए? दैट लगेगा। एक इंट्रोगेटिव वाला भी देख लेते हैं। इज इट डाउटफुल, अब मैं दूसरे से पूछ रहा हूँ, समझो। इज इट डाउटफुल, इज इट डाउटफुल, अब क्या लगेगा? इज इट डाउटफुल इफ कि दैट कि वेदर टीना विल मैरी मी, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन लगा। इज इट डाउटफुल, इट इज डाउटफुल बोलता तो भैया पॉजिटिव सेंटेंस था, इज इट कर दिया। आई विल गो, विल आई गो, यू विल गो, विल यू गो, तो एक पॉजिटिव और एक इंट्रोगेटिव है ना। तो ऐसे इट इज डाउटफुल ना हो कि इज इट डाउटफुल, ये क्वेश्चन मार्क है। ये डाउटफुल है कि भैया शादी करेगी नहीं करेगी, किसी थर्ड पर्सन से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में इफ नहीं लगेगा, वेदर नहीं लगेगा, क्या लगेगा? दैट लगेगा। क्यों? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाले में क्या लगता है? इसी को क्वेश्चन मार्क हटा देता हूं और इज इट ना करके इट इज डाउटफुल। अब क्या लगेगा? इफ या वेदर लगेगा, ना कि दैट। कंफ्यूजिंग तो नहीं है? चलिए तो कुछ एग्जांपल लिखते हैं, ये शादी वाले से हट के। देयर डायरेक्टर्स डाउट that the new machinery is really necessary। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। देयर डायरेक्टर्स डाउट दैट द न्यू मशीनरी इज रियली नेसेसरी। उसके डायरेक्टर, सपोज कंपनी की बात करी, कोई कंपनी है उसमें डायरेक्टर्स है बहुत सारे, वो उनको शक है या दुविधा है कि भैया इतना ये जो नया मशीनरी लाया उसका जरूरत था कि नहीं था, वाकई में उसकी जरूरत थी कि नहीं थी। देयर डायरेक्टर्स डाउट दैट द न्यू मशीनरी इज रियली नेसेसरी और नॉट, ठीक है। तो भैया जरूरी था कि नहीं था? अब यहाँ पे डायरेक्टर्स डाउट, डू नॉट डाउट तो नहीं है, कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव तो नहीं है, इंट्रोगेटिव तो नहीं है, क्या है? पॉजिटिव है। और क्या बताया कि डाउट वर्ड हो या डाउटफुल वर्ड हो और पॉजिटिव सेंटेंस हो तो इफ या वेदर लगेगा, ठीक है। इफ या वेदर अगर सिंगल है तो इफ वेदर दोनों चल जाएगा, लेकिन अगर डबल है और नॉट भी आगे लिख गया तो केवल और केवल वेदर लगेगा, ठीक है। खैर वो वेदर वाले में भी आएंगे, बट फिलहाल इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव है और लेकिन यहाँ पे लगा क्या दिया? दैट। द डायरेक्टर्स डाउट दैट द न्यू मशीनरी इज रियली नेसेसरी, नहीं, क्या लगेगा? इफ द न्यू मशीनरी इज रियली नेसेसरी, या फिर वेदर द न्यू मशीनरी इज रियली नेसेसरी। उसको लिख के गोला करके इफ या वेदर लगाना, ठीक है। सेम सेंटेंस में अगर मैं नेसेसरी और नॉट लिख देता तो अब ये इफ भी नहीं लगता, अब क्या लगेगा? वेदर। अगर और नॉट लिख दूंगा तो, ठीक है। नहीं लिखा है? और आगे करूं? यही तो था। रास्ता में सर नहीं आएंगे, सिर्फ इंग्लिश की क्लास चलेगी। ठीक लिखे, थोड़ा सा स्पीड से लिखा। ऐसी राइटिंग में लिख लिया करो, एकदम सुंदर वाला मत बनाया करो। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। इकोनॉमिस्ट डाउट इफ इंटरेस्ट रेट
इंटरेस्ट रेट्स विल फॉल, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके आगे और था कि इन द नियर फ्यूचर, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना। इकोनॉमिस्ट मतलब जो अर्थशास्त्री रहते हैं, जिनको लगता है कि भैया जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज का दर है, वो कम होगा नहीं होगा, ये डाउट कर रहा है, बोल रहे हैं कौन, इकोनॉमिस्ट। इसके आगे भी था इन द नियर फ्यूचर, उसको छोड़ दिया सेंटेंस लंबा होकर के। इकोनॉमिस्ट डाउट इफ इंटरेस्ट रेट विल फॉल, सही है गलत है? विल फॉल सही है गलत है? सही है। क्यों सही है? पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस है और डाउट लगा हुआ है, ठीक है। उसके आगे तो इफ या फिर वेदर लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। सेम सेंटेंस लिखना, वापस दोबारा मेहनत करना, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। दैट नहीं लगेगा, इफ या वेदर चलेगा, इफ भी लग सकता था, वेदर भी लग सकता था, चलेगा। सेम सेंटेंस दोबारा लिखना, इकोनॉमिक्स डाउट इफ इंटरेस्ट रेट विल फॉल और नॉट, सेम सेंटेंस लिखना। अब बताओ ये क्या सही है? नहीं है। क्यों सही नहीं है? वेदर दो चीजें हो जाता है ना, जो जुड़ जाता है, फॉल और नॉट, ठीक है। तो इफ नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा? वेदर। तो दोबारा उस सेंटेंस को लिखना और ठीक है। एक और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन लेते हैं। कैन यू एनी लॉन्गर बी डाउटफुल? इफ यू आर मिस्टेकन, सेंटेंस का भाव ऐसा है कि अभी भी तुमको डाउट है कि तुम्हारी गलती नहीं थी, है ना। कैन यू एनी लॉन्गर बी डाउटफुल इफ यू आर मिस्टेकन, क्या होगा? दैट लगेगा, ठीक है। क्यों दैट लगेगा? क्वेश्चन फॉर्म में, यू कैन नहीं, कैन यू, क्वेश्चन फॉर्म में कैन यू एनी लॉन्गर भी, ये इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है, और यहाँ पे डाउट या डाउटफुल वर्ड आ जाए तो क्या लगता है? दैट लगता है, ना कि इफ, ना कि वेदर। अच्छा, इसी में अगर मिस्टेकन और नॉट लग दिया तो भी दैट रहेगा, दैट का कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं, वो सिर्फ पॉजिटिव केस में इफ या वेदर वाला केस में थे, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट नियम लिखना, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लिखना, बिकॉज सिंस एज डैश 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 डैश, इसके आगे सो देयरफॉर या दस नहीं लगता। देयरफॉर है, हो देयरफॉर है, सो देयरफॉर 10, ये सब का मतलब इसलिए होता है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि पास हो, इसलिए तुमको किताब दे दिया, देयरफॉर आई गिव बुक्स टू यू, ठीक है। तो वो देयरफॉर या सो या 10, इसका सब का मतलब होता है इसलिए, ठीक है। और ये बिकॉज सिंस एज, ये सब का मतलब होता है क्योंकि या चूंकि बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये सब वर्ड अगर हम शुरुआत में यूज कर रहे हैं, बिकॉज सिंस और एज, ये सबसे शुरुआत कर रहे हैं, तो आगे सो देयरफॉर डज नहीं लगाते, ठीक है। क्यों नहीं लगाते उसका चर्चा करेंगे एग्जांपल लेके। इसको लिखें, अगर बिकॉज सिंस या एज वर्ड यूज हुआ है, इससे सेंटेंस शुरुआत हुई है, तो आगे क्या नहीं लगाओगे? सो देयरफॉर डज नहीं लगाओगे। जैसे बिकॉज ही केम लेट देयरफॉर ही फेल्ड, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। बिकॉज ही केम लेट देयरफॉर ही फेल्ड, ठीक है। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ था,
आपको एरर बताना था। अब क्या बताया नियम कानून में, बिकॉज, सिंस, एज, ये सब कारण बताने के लिए रहता है, ठीक है, कारण बताने के लिए रहता है क्योंकि वो लेट आया था इसलिए वो फेल हो गया। हिंदी में तो हम लोग इसलिए वर्ड यूज करेंगे, करते हैं, बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो अधूरा लगेगा, लेकिन हिंदी के हिसाब से इंग्लिश में यहाँ पे नहीं चलता, ठीक है। क्यों नहीं चलता, ऑलरेडी आप यहाँ पे कारण बता दिए हो तो दोबारा आप इसलिए पूछ के कारण उसको नहीं पूछोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर नहीं लगेगा, बिकॉज ही केम लेट ही फेल्ड, वो लेट आया था इसलिए फेल हो गया, लेट आया था नहीं लिख पाया आंसर, फेल हो गया, बिकॉज ही केम लेट ही फेल्ड, तो यहाँ पे देयरफॉर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगता, क्योंकि रिपीटेशन हो जाता है। आप जब चूंकि बिकॉज से पहले से स्टार्ट कर लुके हो, ठीक है, बिकॉज या सिंस या एज ही केम लेट, सिंस ही भी लग सकता था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, एज भी लग सकता था, कोई दिक्कत नहीं, एज ही केम लेट, सिंस ही केम लेट, बिकॉज ही केम लेट, ही फेल, देयरफॉर नहीं लगेगा। क्यों, आप पहले से ही कारण पे चर्चा कर लिए हो, इसलिए इसीलिए बताया जाता है ताकि कारण पे चर्चा किया जा सके, और यहाँ पे चर्चा किया जा सके बिकॉज, सिंस, एज वर्ड लिख के कारण बता दिया आपने पहले ही, इसलिए यहाँ पे क्या नहीं लगता, देयरफॉर नहीं लगेगा, ठीक है। ठीक, एक ये एरर डिटेक्शन का फॉर्म आया था, 5 ठोक ABCDE ऑप्शन रहता है ना जिसमें एरर बताना रहता है, लास्ट वाला नो एरर ऑप्शन। मैं पूरा सेंटेंस लिख रहा हूँ क्योंकि आप समझ ही जाओगे, बस यहाँ बदलाव आना है वो, ये भी SSC CGL का क्वेश्चन है। बिकॉज ही हैज बीन बेड रिडन, अब थोड़ा सा कुछ कुछ मतलब बताते चलूंगा आपको ताकि समझ आ जाए। बिकॉज ही हैज बीन बेड रिडन, बेड रिडन मतलब होता है बिस्तर पकड़ लेना, ठीक है, बेड रिडन, बेड रिडन फॉर मोर देन 2 months, सेंटेंस पूरा लिखना थोड़ा लंबा चौड़ा है। Therefore you must not force him to do much work now, बहुत लंबा चौड़ा हो गया, ऐसे स्लैश स्लैश में था, 5 ठोक में एरर बताना था, ठीक है। बिकॉज ही हैज बीन बेड रिडन फॉर मोर देन 2 months, मतलब वो बिस्तर पकड़ा हुआ था 2 महीने से ज्यादा, बिकॉज कारण बता दिया, इसलिए बोल रहे हैं कि भैया इसलिए तुमको उसको ज्यादा काम करने के लिए नहीं बोलना चाहिए, देयरफॉर यू मस्ट नॉट फोर्स हिम, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, किस लिए, टू डू मच वर्क नाउ, पहले ही बिकॉज करके कारण बता दिया तो आगे आपको इसलिए वाला वर्ड यूज नहीं करना है। अगर यहाँ पे देयरफॉर आता या डज आता या सो आता ये गलत हो जाता, ठीक है, तो ये देयरफॉर यूज नहीं होगा, ठीक, तो एरर यहाँ पे था, क्लियर। एक और सेंटेंस आया था, ये लंबा चौड़ा, उसको शॉर्ट करके लिख रहा हूँ जितना काम का है। एज एवरी वन ऑलरेडी नो knows each other, so there is no need no और need अलग अलग है, no need for introductions, ये भी सेंटेंस है, इसके आधा और भी सेंटेंस था, उसको छोड़ देना, काम का अपना यही था। एज एवरीवन ऑलरेडी नोज ईच अदर, क्योंकि पहले से सभी एक दूसरे को जानते हैं इसलिए इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इतने दिन हो चुके हैं, आपस में सब जान रहे हो, तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि ये, ठीक है, तो वही सेंटेंस बोलना चाह रहा है, उसका भाव यही है, ठीक है, कि चूंकि पहले से सभी जानते हैं इसलिए इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। एज एवरीवन ऑलरेडी नोज, मैं बताया बिकॉज रहे, एज रहे, सिंस रहे, ठीक है, तो आगे इसलिए बताने के लिए हमको सो, देयरफॉर, दस का यूज नहीं करना है, तो ये सो नहीं लगेगा, ठीक। अच्छा, कहीं कहीं पे यहाँ पे बिकॉज ऑफ ऐसे लिख देगा तो वो गलत हो जाएगा ना, बिकॉज है चलेगा, बिकॉज ऑफ एक प्रीपोजिशन हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक प्रीपोजिशन हो जाता है, खाली बिकॉज बोले वो कंजक्शन है, बिकॉज ऑफ बोले
प्रीपोजिशन हो जाता है वो, ठीक। ये लिखे, एक उदाहरण देता हूँ, समझ जाएगा। बिकॉज आई वॉज इल therefore I could not come, ठीक है। बिकॉज आई वॉज इल therefore I could not come, बिकॉज लगा है, सेंटेंस लिखना कंजूसी नहीं करना। बिकॉज आई वॉज इल therefore I could not come, तो ये therefore नहीं लगेगा, ठीक है। अगर इसको ऑफ के साथ बोलना रहता ना तो ये कंजक्शन है, बिकॉज कंजक्शन का काम कर रहा है, लेकिन ये प्रीपोजिशन हो जाएगा अगर मैं क्या यूज कर दूं, बिकॉज ऑफ। लेकिन बिकॉज ऑफ आई वॉज इल नहीं होगा, बिकॉज ऑफ माई इलनेस, बिकॉज ऑफ माई इलनेस। चूंकि मैं बीमार था और मेरी बीमारी की वजह से, दोनों में अलग है। चूंकि मैं बीमार था, आई वॉज इल, मेरी बीमारी की वजह से, ऑफ माई इलनेस, ठीक है। बिकॉज ऑफ माई इलनेस ये भी रहता तो भी देयरफॉर नहीं लगेगा, बिकॉज ऑफ माई इलनेस आई कुड नॉट कम। ठीक, हाल फिलहाल मंडी इंस्पेक्टर या पटवारी जो भी पूछा था, मेरे से नहीं बना सकते, मेरे को याद है। कंजक्शन का एग्जांपल दे दिया था और पूछा था ये कोरिलेटिव है, कोऑर्डिनेटिंग है, कैसे टाइप का है, ये पूछा था। तो याद रखना कोरिलेटिव कंजक्शन में क्या क्या आता है। अभी बताया था जब नॉट ओनली, एदर और, नेदर नॉर, ये सब जब बता रहा था, तो कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं, ठीक है। को रिलेटिव कंजक्शन लिखो, नेक्स्ट नियम कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शंस, कोरिलेटिव कंजक्शन में कोरिलेटिव कंजक्शंस के दोनों पार्ट में सेम प्रकार के वर्ड्स रहते हैं, सेम टाइप ऑफ वर्ड्स रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार के वर्ड्स रहेंगे। और ये कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है, ये कोरिलेटिव कंजक्शन लिख लेना, एदर और, नेदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ठीक है। ये सेम टाइप के वर्ड रहते हैं। अब ये क्या बोलना चाह रहा हूं, इसको पहले नियम में क्लियर करा चुका हूं। आई गिव चॉकलेट्स नॉट ओनली टू श्याम बट ऑल्सो टू राम, तो बट ऑल्सो के बाद जो टू राम लग रहा है वैसे ही नॉट ओनली के बाद भी लगेगा। तो ये नियम है, बट दोबारा रिपीट इसलिए कराया ताकि ये कोरिलेटिव कंजक्शंस बोला जाता है, उसको ये आपको ध्यान में रहे। ये बोथ और एंड का एग्जांपल लिखा है ना, इसको याद रखना। जैसे बोथ राम एज वेल एज श्याम, ऐसे कुछ भी आगे लिख दूं कि विल डू द वर्क, ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। बोथ राम एज वेल एज श्याम विल डू द वर्क। तो अब जब बोथ लगा दियो ना तो एज वेल एज लगाने की जरूरत नहीं है। एज वेल एज का मतलब भी दोनों ही होता है, ये भी। तो बोथ लगा दिए तो यहाँ पे एज वेल एज नहीं होगा, एज वेल एज नहीं होगा, क्या होगा, एंड। बोथ राम एंड श्याम विल डू द वर्क। अब ना ये भी नहीं लगाना है, एज वेल एज लगाना है, तो कैसे लगेगा, तो खाली राम, तो बोथ हटा देना, राम एज वेल एज का मतलब ही होता है ये भी दोनों, एज वेल एज श्याम विल डू द वर्क, ठीक है। तो बोथ लगेगा ना, ये कोरिलेटिव, एज वेल एज कोरिलेटिव नहीं है, ये बोथ भले है, बोथ लगेगा तो सामने क्या लगेगा, हमेशा एंड लगेगा, ठीक है, ना कि एज वेल एज। ठीक, अगर इसका एग्जांपल और एक आध देना हो, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ही नेदर विजिटेड जयपुर नॉर उदयपुर। बताइए, ये बोला दोनों पार्ट सेम टाइप के वर्ड होना चाहिए, दोनों पार्ट के बाद कहाँ पे गलती है, नेदर नॉर कोरिलेटिव कंजक्शन हो गया। तो ये सेकंड वाले पार्ट के बाद जिस प्रकार का सेंटेंस है नॉर उदयपुर,
तो वैसे ही नेदर जयपुर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बीच में विजिटेड घुस गया, तो क्या करूँ इसको? ही विजिटेड नेदर जयपुर नॉर उदयपुर। ठीक, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर। I am both student as well as टीचर। मैं बोल रहा हूँ मैं टीचर भी हूँ स्टूडेंट भी हूँ, दोनों हूँ, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ, तो स्टूडेंट भी हूँ टीचर भी हूँ, क्या होगा? आई एम बोथ स्टूडेंट एज वेल एज ना होके क्या लगेगा? एंड। आई एम बोथ स्टूडेंट एंड टीचर, तो बोथ के बाद क्या लगता है? एंड। अगर फिर भी मेरे को एज वेल एज यूज करना होता तो बोथ को हटाना पड़ता है। आई एम स्टूडेंट एज वेल एज टीचर, स्टूडेंट भी हूँ टीचर भी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, सेल्डम और नेवर। सेल्डम के बाद हमेशा क्या रहेगा? अगर और रहा सेल्डम और रहा तो हमेशा क्या रहेगा? नेवर, ना कि एवर। तो सेल्डम और नेवर सही है। सेल्डम इफ एवर ये सही है, ये बीच में मिक्स नहीं करोगे इसको, ना सेल्डम इफ नेवर नहीं करोगे या सेल्डम और एवर नहीं करोगे, हमेशा सेल्डम और नेवर रहेगा, सेल्डम इफ एवर रहेगा। इसका क्या मतलब होता है? सेल्डम मतलब होता है एकदम ना के बराबर, और नेवर मतलब कभी नहीं, इफ एवर भी कभी नहीं, ठीक। जैसे एग्जांपल दूं मैं, जैसे ये इतना लिखे, डीडी नेशनल आपको मालूम है पहले आता था डीडी नेशनल, ठीक, तो वो एकदम ना के बराबर या कभी नहीं, अच्छा प्रोग्राम नहीं दिखाता, ठीक है, या तो ना के बराबर या कभी दिखाता ही नहीं है। तो ये ना के बराबर मतलब लगभग ना के बराबर या नहीं दिखाता, उसके लिए यूज करते हैं सेल्डम और नेवर। तो सेल्डम के बाद अगर और आया तो हमेशा नेवर लगेगा, सेल्डम के बाद इफ आया तो एवर लगेगा। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, द डीडी नेशनल सेल्डम और एवर टेलीकास्ट गुड प्रोग्राम, ठीक है, गुड प्रोग्राम्स। द डीडी नेशनल सेल्डम और एवर टेलीकास्ट गुड प्रोग्राम, क्या सही है क्या गलत है? सेल्डम और है तो क्या लगेगा? नेवर, या इफ एवर लगाते तो चलता है, लेकिन और है सेल्डम और, तो एवर ना लग के क्या लगेगा? नेवर लगेगा। हाँ सेम ही है, सेम ही है, लेकिन ये यूज कर रहे हो तो जैसे बोथ और एज वेल एज का मतलब सेम था ना, बट बोथ लगेगा तो एंड लगेगा, और एज वेल एज लगा दोगे तो बोथ नहीं लगेगा, बस वैसे ही। सेल्डम और नेवर का भी मतलब है नहीं के बराबर या नहीं, ये इसका भी मतलब है नहीं के बराबर या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मेरा नथिंग एल्स के बाद, नथिंग एल्स ELSE, ठीक है, ELSE, नथिंग एल्स के बाद हमेशा क्या लगता है? बट लगता है, ना कि देन। नथिंग एल्स के बाद हमेशा क्या लगेगा? बैट, देन नहीं लगेगा। ऐसा बोलता है अरे कुछ नहीं बस ये है, कुछ नहीं बस ये, तो इट इज नथिंग एल्स बट की देन एन इल्यूजन। जैसे कोई मैजिक दिखा रहा है ना, कोई एकदम वास्तविकता में तो जादू होता नहीं है, ठीक, वो क्या जादूगर इधर आता है एक ठोक, नहीं सुहानी सा नहीं, इधर पौर सपना अपना टॉकेज में,
बोगिया सरकार आता है, ठीक है। पहली बार सपना टॉकीज में गया था पौरव, ठीक है, तो कुछ और चीज़ के लिए फेमस है। तो वो ऐसे दो लोग ऐसे दो टुकड़े में काट देता है लड़की को, ठीक है, तो सही में काट देता क्या? नहीं, वो क्या था, सिर्फ भ्रम रहता, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ, अरे कुछ नहीं बस वो क्या है, भ्रम है। तो ये कुछ नहीं बस के लिए नथिंग एल्स लगाते हैं, और नथिंग एल्स लगाया उसके बाद क्या लगना है, बट, ना कि देन। तो कुछ नहीं बस एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, इट इज नथिंग एल्स। तो बट की देन एन इल्यूजन, बट एन इल्यूजन, इट इज नथिंग एल्स बट एन इल्यूजन, ठीक है, एक भ्रम है। ठीक, आपको बचाने के लिए तामिश सर आ गए हैं। देविका के चेहरे पे खुशी, इंग्लिश से छुटकारा मिला, ठीक है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं।